टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अखिलेश यादव की बेटी के संग दिखाई दे रही निधि यादव कौन है, प्रयागराज से इनका क्या कनेक्शन है, आइए हम आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव का नाम सोशल मीडिया पर जोरों से चल रहा है। दरअसल अदिति अपनी मां डिंपल यादव के लिए जमकर प्रचार कर रही हैं। अदिति को राजनीति की बारीकियां बताने के लिए खुद अखिलेश यादव ने प्रयागराज की रहने वाली युवा नेत्री निधि यादव को जिम्मेदारी दी है। आइए खबर में आगे जानते हैं कौन है निधि यादव। सपा चीफ अखिलेश की बेटी अदिति यादव को प्रचार में जाने से पहले और प्रचार करने आने के बाद अलावा राजनीति की हर बारीकियां प्रयागराज के रहने वाली निधि यादव बता रही हैं। निधि के साथ निधि यादव राजनीति के ग्राउंड में हर जगह कदम ताल मिलाकर चल रही हैं। निधि यादव प्रयागराज के जॉर्जटाउन इलाके की रहने वाली हैं। इनके पिता वासुदेव एमएलसी रह चुके हैं। एमएलसी बनने के पहले इनके पिता वासुदेव यादव यूपी बोर्ड के सचिव भी रह चुके हैं। निधि यादव की शुरुआत शिक्षा प्रयागराज के नामी स्कूल जीएचएस से हुई है। निधि ने 10वीं कानपुर से तो 12वीं प्रयागराज से पास की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र में किया है। यही नहीं, निधि के पास एलएलबी और एमबीए की डिग्री भी है। निधि यादव का प्रयागराज में अपना डिग्री कॉलेज है जिसकी वे प्रबंधक भी हैं। निधि यादव ने एमबीए करने के बाद दिल्ली के कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब भी की। निधि ने अपना मुंबई में एक शोरूम भी खोला था, लेकिन समय के अभाव में 1 साल में बंद करना पड़ा। निधि की गिनती यंग लीडर्स में होती है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने अपने चुनिंदा कार्यकर्ताओं को 3 महीने के लिए प्रचार की बारीकियां सीखने के लिए विदेश भेजा था, जिसमें से निधि भी शामिल थी। निधि को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला था। साथ ही बता दें, इसके अलावा जब 2012 में सपा की सरकार बनी तब उन्हें पर्यटन प्रोत्साहन सदस्य भी बनाया गया था। 2017 के विधानसभा में वे हंडिया सीट से लड़ी थी, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। मौजूदा समय में निधि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पद पर है। मौजूदा वक्त में वे समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। निधि ने अपने बिजी शेड्यूल में भी अपनी गौशाला की देखरेख करने जरूर जाती। उन्होंने प्रयागराज के गंगा पार्क के सुराव में गौशाला बनाई है, जिसमें जीशा और सहीवाल नस्ल की गाय संरक्षित किया गया है। निधि के मुताबिक, मुझे गौशाला में काफ़ी लगाव है, इसलिए मैं जब भी खाली रहती हूँ अपनी गौशाला में ज़रूर जाती हूँ। निधि का पूरा परिवार भारी भरकम शिक्षा से लबरेज है। ये भी कहती हैं कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ उसे निभा रही हूँ। फिलहाल इन दिनों निधि का वीडियो और साथ ही अदिति के साथ तेज़ी से वायरल हो रहा है और रील्स और सोशल मीडिया पर लोग बहुत तेज़ी से फॉलो करते हुए वायरल कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। माफिया अतीक अहमद और अशरफ शूटआउट केस में सोमवार को जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई में हत्यारोपियों लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों शूटरों को चार्ज फ्रेम करते हुए चार्ज पर हस्ताक्षर कराए जाने के लिए कागजात जेल भेज दिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। बता दें, माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ शूटआउट केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज दिनेश कुमार गौतम कर रहे हैं। सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट शूटआउट के आरोपित लवलेश तिवारी, सनी सिंह उर्फ मोहित सिंह और अरुण मौर्य को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इस दौरान फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनके विरुद्ध आरोप तय कर दिए, जिसके बाद हस्ताक्षर के लिए कागजात जेल अधीक्षक को प्रेषित किया गया है। तीनों शूटर फिलहाल चित्रकूट जेल में बंद हैं। इन्हें 18 नवंबर 2023 को प्रतापगढ़ जेल से चित्रकूट जेल शिफ्ट किया गया है। गौरतलब है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में कॉलविन अस्पताल में मेडिकल कराने के लिए ले जाने के दौरान 15 अप्रैल 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मौके पर ही पुलिस ने आरोपितों को पकड़ लिया था। शूटर लवलेश, सनी सिंह और अरुण मौर्य के खिलाफ 13 जुलाई 2023 को चार्जशीट दाखिल हुई थी। सीजीएम दिनेश गौतम ने चार्जशीट का संज्ञान लेकर मुकदमे को परीक्षण के लिए जिला जज के पास भेजा था। शूटर्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 120 भी, 419, 420, 467, 468 आर्म एक्ट की चार्जशीट दाखिल की गई थी। जिला जज कई तारीखों पर सुनवाई के बाद ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट की दिव्य
कि न्यायालय के अतिरिक्त कर दिया गया है। सहायक अधिवक्ता फौजदारी मृत्युंजय त्रिपाठी ने ये जानकारी दी है। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर 2 मई को सुनवाई होगी। मथुरा श्री कृष्ण शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है, जिसमें अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से आज अपना पक्ष रखा गया है। हिंदू पक्ष की ओर से उन्होंने दलीलें पेश की है। साथ ही उन्होंने कई किताबें मुगलों और अन्यों की लिखी हुई पेश की है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, ऐसा अधिवक्ता का कहना है। अधिवक्ता की ओर से ऑर्डर 7 रूल 11 का भी विरोध किया गया है, जो मुस्लिम पक्ष ने दाखिल किया। और क्या कुछ कहना है अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का और कब होगी अगली सुनवाई, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का जो मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहा है, आज माननीय जस्टिस जैन साहब की जस्टिस मयंक जैन साहब की अदालत में आज इसकी सुनवाई हुई और हमने सभी तथ्यों को रखा। हमारा मानना है कि ये शाही ईदगाह पक्ष के लोग जान करके इस केस को लिंगर ऑन करने के उद्देश्य से इस केस की प्रोसीडिंग को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आज हमने माननीय न्यायालय में अपने तथ्यों को रखा और हमने जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड था, चाहे खसरा हो, चाहे कतौनी हो, चाहे नगर निगम का रिकॉर्ड हो, हमने सब न्यायालय के समक्ष रखे और विभिन्न इतिहासकारों की पुस्तकें भी आज हमने रखी, जिनमें हमारा विशेष रूप से ये कहना है कि जितने भी ये मासरे आलमगीरी है साकी मुस्तक खान की, जो औरंगजेब का दरबारी था। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। यहां से विग्रह को ले जाकर के आगरा की जामा मस्जिद में लगाया गया। तो आज हमने विभिन्न इतिहासकारों की, जो भारतीय इतिहासकार थे, विदेशी इतिहासकार हैं और क्रिश्चियन इतिहासकार हैं, सबकी, चाहे वर्नियर हो, चाहे ओतुल्फी हो की तारीख यामिनी हो, चाहे ये एम्परर औरंगजेब एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल वीएस भटनागर की पुस्तक हो, हमने सब पुस्तकों को न्यायालय में रखा और माननीय न्यायालय से अनुरोध किया कि इन तथ्यों को रिकॉर्ड में ला करके ये 7 रूल 11 की जो एप्लीकेशन लगाई गई है ये गलत है। और ये डिस्ट्रिक्ट मथुरा मेमोयर है एफएस ग्राउज का, जो मथुरा में कलेक्टर रहे थे, उनकी ये पुस्तक है। इसमें भी इसका पूरा वर्णन आता है कि किस तरह से मंदिर को तोड़ा गया, मूर्तियों को ले जाया गया। तो यहाँ पर शाही ईदगाह पक्ष का कोई औचित्य नहीं बनता, लिहाजा 7 रूल 11 की इनकी एप्लीकेशन तुरंत निष्ठ की जाए और केस की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएं। आज अभी पूरी सुनवाई नहीं हो पाई है। अभी कल माननीय न्यायालय के द्वारा 1 मई की अग्रिम तारीख निर्धारित की गई, 2 बजे कल इसमें सुनवाई होगी। ऑलमोस्ट बहस कंक्लूड हो गई है। कुछ तथ्य जो लोगों के रह गए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और मैं मानता हूं कि इसके बाद पत्रावली ऑर्डर के लिए रिजर्व हो जाएगी। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट है, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्तिनाथ का प्रेसिडेंट हूँ और इस केस का पक्षकार हूँ। संगम नगरी प्रयागराज के करेली क्षेत्र में जहां एक शाम जफर आगा के नाम कार्यक्रम का आयोजन शाहिद अस्करी व परवेज करारी ने आयोजित किया, जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल हुए और वरिष्ठ पत्रकार जफर आगा की याद में जहां लोगों ने उनकी यादों को ताज़ा किया और किस तरह से वो पत्रकारिता जगत में काम करते तो उस पर भी चर्चा हुई। बता दें 1954 में उनका जन्म हुआ और 2024 में उनका निधन हो गया। साथ ही बुद्धिजीवी वर्ग ने 2 मिनट के मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। और क्या कुछ कहना था बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का, आइए दिखाते हैं। श्रद्धांजलि देना, समय की बात की गई। जफर शहर के पैदावार थे, शहर की जो कल्चर है उसी में रचे बसे थे। उनकी आइडियोलॉजी, उनकी थिंकिंग, कल्चरल डाइवर्सिटी, विविधता, फिर सब मिल के रहना चाहिए। सभी धर्म हमेशा से यहाँ मिलजुल के रहे हैं। तो दोबारा उनको लगता था कि जैसे ये पूरा शिराजा बिखर रहा है, उनकी कोशिश होती थी उसको दोबारा से जोड़ा जाए। तो वही मेरा मानना ये है, जफर कभी यही बार बार कहते थे कि इस देश में बड़ी ताकत है। कोई एक आदमी या कोई एक संस्था अगर चाहे कि इसको तोड़ दे, वो संभव नहीं है। हाँ, कुछ दिनों के लिए प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत समय तक मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात ये कि वो एक ऐसे समय के शायद जिसमें कि बड़े भौचाल भी आए, जिसके अंदर 77 जैसा आया भौचाल। उससे पहले इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी, फिर बाबरी मस्जिद का इशू, राम जन्मभूमि इशू, कम्युनल राइट्स हो रहे थे तमाम मुल्क में। फिर उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत जबरदस्त हुई। तो ये सारी चीजें हैं, जफर उसी के एक प्रोडक्ट थे। उनका विश्वास ये था कि एक तो वो चाहते थे कि धर्म और पॉलिटिक्स है वो अलग अलग रहनी चाहिए। अगर उनको जोड़ दो तो भी धर्म को भी कंप्रोमाइज हो जाता है और पॉलिटिक्स भी कंप्रोमाइज। इस कार्यक्रम में ज्यादातर वक्ताओं ने इन्हीं चीजों पे, इन्हीं वैल्यूज पे, जफर के जो काम था उसके ऊपर बातचीत की और उनको श्रद्धांजलि। जफर भाई एक शराफत के एक मुजस्समा थे और इतना
डिसेंट उनका तरीका था, खास करके डाइवर्सिटी के ऊपर और सेकुलर वैल्यूज के ऊपर और ईमानदार देशभक्ति के ऊपर उसका कोई जवाब नहीं था। जफर भाई को मैं जब वो नेशनल हेराल्ड से पहले जब यहाँ स्टूडेंट थे, हमारे सीनियर थे, तो 4-5 साल सीनियर थे, उस वक्त से हम लोग उनके पीछे चलते थे और जफर भाई करते थे। और जब हम लोग दिल्ली घूमने जाते थे तो इनके ऑफिस में जरूर जाते थे, तो वहाँ हम लोग जो है नेशनल हेराल्ड के बाहर जो है चाय खाने, वो चाय क्या मतलब वो चबूतरे में बैठ के चाय पीते थे। हमारे जया हैदर साहब उस वक्त पैट्रियट में थे, मिड डे, हाँ। तो इस तरीके के, और फिर उनसे हमारे बराबर मुज़ाकरात भी होते थे कि मुल्क के माशी मामलात पे और हालात के ऊपर। तो वो बड़ी साफगोई से ये बात कहते थे कि ये हिंदुस्तान की एक तहजीब है और इसकी खूबसूरती यही है कि यहाँ पे सैकड़ों ज़बान और सैकड़ों कल्चर हैं, और उन कल्चर में सारी जो एकजुटता है वही यहाँ की महानता है, वही यहाँ की खूबसूरती है। तो उस खूबसूरती को बरकरार रखने में हम लोगों को हर वक्त कोशिश रहना चाहिए, और उन्होंने हमेशा हमेशा इस तरह की कोशिश की कि मुल्क के अंदर अमन और अमान और भाईचारा, और सबसे बड़ी चीज है उसके साथ कि बराबरी, समानता। जो 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 समाज में पूंजीवाद का एक बहुत बड़ा जंग चल रहा था, उसके खिलाफ वो थे, और उसके खिलाफ हमेशा अपने आर्टिकल्स में लिखते थे। उर्दू से लेके अंग्रेजी तक के तमाम आर्टिकल्स आप उनके उठा लीजिए। उन्होंने हमेशा सर्वहारा वर्ग को के उत्थान के लिए और तालीम के लिए, माइनॉरिटीज के लिए हमेशा वो चलते रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि असली देशभक्त, और यही देशभक्ति हर पूरे हिंदुस्तानियों में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज में बढ़ता गर्मी का प्रकोप, घर में लोग हुए कैद। बता दें, जहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और गर्मी का सितम अभी से देखने को मिल रहा है। सड़कों पर लोग मुंह धोते गर्म के कारण दिखाई दिए हैं, और सबसे बड़ी बात है पेड़ के नीचे लोग छाया में सहारा ले रहे हैं, और आने जाने वाले लोगों को गमछे का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि बिना गमछे के धूप में निकलना भी मुश्किल हो गया। चिलचिलाती धूप में तापमान 40 के पार है, और गर्मी से बचने के लिए ठंडे शिकंजी और जूस का लोग सहारा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गर्मी का प्रकोप जिस तरह से अभी से पड़ रहा है, मई जून में क्या हाल होगा ये तो देखने वाली बात होगी। मगर गर्मी से किस तरह से लोग परेशान हैं, किस तरह की समस्या हो रही, क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए पानी में इलेक्ट्रॉल मिला के पीना पड़ रहा है। डिहाइड्रेशन ना हो जाए तो इलेक्ट्रॉल साथ में लेके चलते हैं। कहीं भी पानी मिलता है तो मिलता नहीं, खरीद के पानी में इलेक्ट्रॉल मिला के पी लेते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।